हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है थर्मोडायनामिक्स स्टैटिक्स का, इसमें सेकेंड ईयर चल रही है। और पिछली वीडियो में भी अपन ने गॉसियन इलेक्ट्रॉन समीकरण निकाला था। आज इसको आगे डिस्कस अपन करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हम याद कर चुके थे गॉसियन इलेक्ट्रॉन समीकरण क्या है। अब उससे आगे व्याख्या करेंगे हम गॉसियन इलेक्ट्रॉन समीकरण। इसमें दाब में ताप के साथ परिवर्तन का इक्वेशन था, dP/dt बराबर L जो गुप्त ऊष्मा है। पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं, बटे T और आयतन होगा V2 माइनस V1। V2 प्रारंभिक आयतन, V1 प्रारंभिक आयतन। इसके आधार पर अपन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ताप के साथ दाब में परिवर्तन किस तरह से होता है, या दाब परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन किस तरह से होता है। ये मान अपन ने निकाला था dP/dt या dP/dP भी लिख सकते हैं, जो अपन ने निकाला पहले पिछली वीडियो में। देखो ध्यान से समझो उसको, पिछली वीडियो का याद करो। उसमें अपन ने गॉसियन इलेक्ट्रॉन समीकरण निकाला था, पूरा जो ऊष्मागति का पहला गतीय नियम लगा के, और ये मान लिखा था dT/dt का है dP/dt। अब इसके आधार पर अपन क्या लिखेंगे? नंबर 1, क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वथनांक जो होता है उसमें दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब का क्वथनांक पर प्रभाव। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या है? क्वथनांक जो होता है वो टेम्परेचर, पहले भी मैंने बताया था, जिस पर पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्य में होती हैं, उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की द्रव एवं वाष्प अवस्थाएं साम्य में होती हैं। ताप उस पर पदार्थ की द्रव एवं वाष्प अवस्थाएं क्या होती हैं, साम्य में होती हैं, वो ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। अब क्वथनांक में दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक पर दाब का क्या इफेक्ट पड़ेगा? दाब बढ़ाने से क्या होगा? तो जब पदार्थ द्रव से वाष्प में, यानी लिक्विड से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो आयतन में क्या होती है? वृद्धि। आयतन में वृद्धि होती है। ये अपन अच्छे से जानते हैं, जब कोई लिक्विड वाष्प बनेगा, वाष्प का आयतन ज्यादा होता है बजाय द्रव के। द्रव का प्रारंभिक आयतन V1, वाष्प का आयतन V2, यानी V2 ग्रेटर देन V1 है। इसका मतलब V2 माइनस V1 का मान जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा जो होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, और ताप भी हमेशा धनात्मक होता है। पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, परम ताप हमेशा धनात्मक होता है। तो ये सारी चीजें जब धनात्मक है तो इसका एक ही मतलब निकलेगा कि dP/dt इज आल्सो पॉजिटिव।
इसका मतलब क्या होगा, dP/dt पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ताप वृद्धि के साथ दाब में वृद्धि होगी या दाब वृद्धि के साथ ताप में वृद्धि होगी। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्या अर्थ निकला इसका अर्थात, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे प्रेशर कुकर जो होता है, सब जानते हैं प्रेशर कुकर को। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि वह दाब बढ़ जाता है। भगोनी की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना अगर पकाएं तो दोनों में अंतर किस चीज़ का है। भगोनी पे खुला ढक्कन होता है, वाष्प निकल जाती है, प्रेशर ज़्यादा होता नहीं है वाष्प का, और ढक्कन उसमें बंद रहता है कुकर में, केवल सीटी निकलने पे भाप निकलती है। प्रेशर बढ़ जाता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी से पक जाता है। इसके उल्टा जैसे पहाड़ों पर जब जाते हैं तो पहाड़ों पर जो रहते हैं या ऊंची जगहों पर रहते हैं, उनको पूछो खाना उनका देर से पकता है। तो देर से क्यों पकता है, क्योंकि दाब कम होता है। दाब कम होता है तो क्वथनांक भी घट जाता है। ऊपर पहाड़ों पर जाएंगे तो वायु दाब घट जाता है ना, तो वायु दाब कहाँ से नापते हैं अपन, जहाँ से वायुमंडल स्टार्ट है वहाँ से लेके और जहाँ तुम हो वहाँ तक के वायु स्तंभ की ऊंचाई के हिसाब से दाब की कैलकुलेशन होती है। अब जमीन पे जो रह रहे हैं उनके लिए वायु स्तंभ ज़्यादा बड़ा है तो दाब ज़्यादा है। पहाड़ पे जो रह रहा है उसके लिए वायु स्तंभ वहाँ से पहाड़ तक है, इसलिए वायु दाब कम है। तो वायु दाब जब कम है तो दाब कम है, यानी कि तो टेम्परेचर उतना भी कम हो जाता है, इसलिए खाना देर से पकता है। अब इस पर दूसरी हेडिंग, ये तो अपन ने दाब का क्वथनांक प्रभाव देखा, अब दाब का गलनांक पर प्रभाव देखते हैं। दाब का गलनांक पर प्रभाव, गलनांक क्या होता है, गलनांक वो टेम्परेचर है जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं साम्य में होती हैं। गलनांक वो टेम्परेचर है जिस पर पदार्थ की सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, उसको कहते हैं गलनांक। तो गलनांक की डेफिनेशन है, वह है निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं। गलनांक कहलाता है। अब गलनांक यानी कि जब पदार्थ ठोस से द्रव में बदलेगा तो ये सब के मान पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे। जब पदार्थ ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में परिवर्तित होता है तो आयतन में, यहां भी आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु जल को छोड़कर, यानी जल एक अपवाद है। बर्फ जब जल बचती है तो आयतन घटता है, लेकिन सामान्यतः ठोस से द्रव में बदलने पर आयतन बढ़ता है। तो आयतन वृद्धि, इसका मतलब यहाँ भी V2 - V1 क्या है, पॉजिटिव। L हमेशा पॉजिटिव होता ही है, ताप भी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि dP/dt क्या होगा, पॉजिटिव। अर्थात दाब वृद्धि के साथ गलनांक में भी
होती है। परंतु एक अपवाद है, कौन? जल। परंतु जल को छोड़ दो, बाकी पदार्थों के लिए दाब में वृद्धि के साथ गलनांक में भी क्या होगी? वृद्धि। जल के लिए नहीं है। जल में उल्टा है, सॉलिड से लिक्विड जब बनेगा तो आयतन में कमी आती है। बर्फ का जब पानी बनेगा तो कुछ आयतन घट जाता है, मामूली से घटता है, तो जिससे वहाँ दाब वृद्धि अगर होगी तो गलनांक में क्या आएगी? वहाँ पे कमी आएगी, आयतन में कमी आएगी, इसलिए गलनांक में भी क्या आएगी? कमी। वहाँ ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा, dP/dt नेगेटिव हो गया। एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी क्या होगी? घटेगी। नेगेटिव होने का मतलब यही है। पॉजिटिव होने का मतलब तो है एक बढ़े दूसरा बढ़े, एक घटे दूसरा भी घटे तो पॉजिटिव, और एक बढ़े दूसरा घटे तो क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो जल के लिए अपन जब दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक घटता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? कभी आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, स्केटिंग जब करते हैं ना, बर्फ पे फिसलते हुए देखा होगा फिल्मों में से सरकते हुए, तो वो सरकते क्यों हैं? क्योंकि जहाँ पर हम खड़े होते हैं तो हमारे भार की वजह से बर्फ पर दाब एक्स्ट्रा लग जाता है, और जहाँ पे जिस पैरों के जहाँ निशान हैं उस जगह बर्फ का दाब बढ़ गया तो गलनांक घट गया, इसलिए वहाँ की बर्फ पिघल जाती है। बाकी जगह की बर्फ ऐसी रहेगी, केवल जहाँ अपना स्पर्श है पैरों का वहाँ की बर्फ पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा, और उस पानी में ही हम फिसलते हैं। बर्फ पे नहीं फिसलता, पानी में फिसलता है। जहाँ जहाँ होके गुजरोगे वहाँ बर्फ पानी बनती जाएगी, फिसलते जाओगे, और जैसे ही उस जगह से तुम हट गए पानी वापस बर्फ बन जाएगा, तो वो नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएगा, प्रेशर हट जाएगा, तुम हट जाओगे तो प्रेशर भी हट जाएगा, वापस से पानी बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये प्रभाव है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के आधार पर। अब इसके बाद अपन साम्यावस्था के प्रावस्था संतुलन के आधार पर ही त्रिबिंदु को डिस्कस करेंगे। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण जिससे प्राप्त हुआ था त्रिबिंदु त्रिबिंदु क्या होता है? पदार्थ की तीन प्रावस्थाएं जैसे अपन जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और दो प्रावस्थाएं कभी भी एक दूसरे के साथ साम्य होती हैं, ये दोनों या ये दोनों या कोई सी ये दोनों। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं किसका? पानी का। तो पानी अपना जाना पहचाना एग्जाम्पल है। इसकी सारी स्टेज को अपन देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, परिवर्तन करके भी देखा, बर्फ को पानी में, पानी को भाप में, भाप को फिर से पानी में, पानी में फिर से बर्फ, कुछ अपन ने बनाया हुआ है। तो इसमें अपन प्रावस्था संतुलन वक्र जो बनाएंगे, पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रावस्था संतुलन वक्र जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है? दाब P और ताप T में। तीनों अवस्थाओं में ये वक्र बनाना है। जल के लिए इस तरह के वक्र आएंगे, एक वक्र, दूसरा और ये तीसरा। तीन प्रावस्था है, ये तो ठोस प्रावस्था हो गई, इधर की तरफ ये ठोस प्रावस्था, ये हो गई ठोस प्रावस्था, ठोस प्रावस्था। इधर ये हो गई द्रव प्रावस्था, और ये हो गई इधर गैस प्रावस्था। तीनों को अलग अलग दिखाया है, जो तीन वक्र हैं इसमें, इनके नाम अपन लिख सकते हैं O A B। एक वक्र तो ये हो गया OCD और एक OE, तीन वक्र हो गए। अब पहला वाला जो वक्र है, वक्र OAB, पहला वाला जो वक्र
वक्र ओ ए बी, इस वक्र पे पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्थाएं संतुलन में है, इसलिए इस वक्र को क्या बोलेंगे? हिमरेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? हिमरेखा। तो वक्र ओ ए बी कहलाएगा हिमरेखा। हिमरेखा क्यों है? क्योंकि ठोस हिम का ही रूप है, बर्फ ठोस ही होती है, तो ठोस और द्रव प्रावस्थाओं के बीच में संतुलन को दिखा रहा है ये वक्र। इसके हर एक बिंदु पर क्या चीज बराबर है? इससे पहले भी मैंने बताया था, प्रावस्था संतुलन वक्र पे दोनों प्रावस्थाओं के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान बराबर होते हैं। जीवन बराबर क्या होता है? जी। प्रतिबंध अपन ने दिखाया है। तो ठोस के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा अपन ले सकते हैं जी एस फॉर सॉलिड, और द्रव के लिए ले सकते हैं जी एल का मतलब लिक्विड। तो इसके हर एक बिंदु पर जी एस बराबर क्या है? जी एल है। जी एस बराबर क्या है? जी एल। प्रति अणु गिब्स ऊर्जा ठोस के लिए और प्रति अणु गिब्स ऊर्जा द्रव के लिए दोनों के मान बराबर है। तो इस वक्र के हर एक बिंदु पर संतुलन में है कौन सी प्रावस्थाएं? ठोस और द्रव प्रावस्थाएं। इसके आगे चलते हैं, जैसे यहाँ से ऊपर चले, ये मान लो एक पॉइंट ले लिया पर्टिकुलर तुमने, इसकी संगत ये टेम्परेचर और ये हो गया प्रेशर, कोई भी मान हो इसका। अब इससे ऊपर अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो द्रव में बदल जाएगा, प्रेशर घटाया तो ठोस में बदल जाएगा। ऐसे ही इधर चले, टेम्परेचर बढ़ाया तो द्रव में, टेम्परेचर घटाया तो ठोस में। अगर इस कंडीशन में है खाली इस बिंदु पर, ये बिंदु पर, तो संतुलन में होगा, न ठोस में है न द्रव में है, दोनों साम्य में है, दोनों के टेम्परेचर प्रेशर बराबर है, ठोस के भी और द्रव के भी। इसके आगे बढ़ाने के लिए हो गया। दूसरा जो वक्र है, वक्र ओ सी डी, ये वाला जो वक्र है, ये क्या है? द्रव और गैस प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन को दिखा रहा है। तो इस वक्र को अपन क्या कहेंगे? द्रव और गैस। गैस का मतलब उधर वाष्प अवस्था, तो वाष्प रेखा इसको अपन कह सकते हैं। इसको हिमरेखा, तो ओसीडी वक्र क्या हो गया? वाष्प रेखा हो गई। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? द्रव और गैस प्रावस्थाएं संतुलन में। जैसे ही पहले प्रतिबंध है प्रावस्था संतुलन का, प्रावस्था संतुलन वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान दोनों प्रावस्थाओं के लिए बराबर होते हैं। दोनों प्रावस्था मतलब द्रव प्रावस्था के लिए हो गया जी एल और वाष्प प्रावस्था के लिए हो गया जी बी। बी का मतलब वेपर, एल फॉर लिक्विड, बी फॉर वेपर। इसके हर एक बिंदुओं पर जितने चाहे बिंदु इस पे हो सकते हैं, उन सब बिंदुओं पर जी एल बराबर क्या होगा? जी बी। लिक्विड के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा और वेपर यानी वाष्प के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान बराबर होंगे। ठीक है। अब इससे इसके संगत कोई भी टेम्परेचर सी ले ले वाला, ये टेम्परेचर हो गया और ये हो गया प्रेशर। इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे तो संतुलन में। इसके आगे अगर प्रेशर बढ़ाया तो द्रव में बदल जाएगा, प्रेशर घटाया गैस प्रावस्था में बदल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया गैस घटाया लिक्विड। यहाँ पे संतुलन है, लेकिन इस बिंदु पे इस वक्र को क्या बोलते हैं अपन? द्रव गैस प्रावस्था संतुलन वक्र यानी कि वाष्प रेखा। ये वाला वक्र था ठोस द्रव प्रावस्था संतुलन वक्र, जिसको हिमरेखा कहते हैं। और तीसरा जो वक्र है इसको अपन ने कोई से दिखा दिया है। हालांकि जल के लिए वक्र होता नहीं है, लेकिन अपने को तीनों वक्र करने हैं। ये ठोस और गैस दोनों के संतुलन को दिखाता है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन रेखा। इससे पहले बताया था पिछली वीडियो में, कोई पदार्थ अगर डायरेक्टली ठोस से गैस में परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस और द्रव, ठोस और गैस प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन को ये शो कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातक रेखा। तो वक्र वही क्या हो गया? ऊर्ध्वपातक रेखा। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कौन कौन सी प्रावस्थाएं संतुलन में है? ठोस और गैस प्रावस्थाएं संतुलन में है। चूंकि जैसे प्रतिबंध है
ठोस के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा यानी कि Gs और गैस के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा यानी कि Gb, इसका मान बराबर होगा। वक्र सुई के प्रत्येक बिंदु पर ठोस के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा Gs और गैस के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा Gb का मान बराबर होता है। अब देखो इस चित्र में ग्राफ में तीनों वक्र एक किसी कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये वक्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से और ये यहाँ से। तो तीनों वक्र जिस पॉइंट पे मिले हैं उसका मतलब क्या है भाई, इस वक्र पे ठोस और द्रव संतुलन में है, इस वक्र पर द्रव और वाष्प संतुलन में है, इस वक्र पर ठोस और गैस संतुलन में है, और तीनों वक्र जब मिल रहे हैं तो इसका मतलब उस पॉइंट पर पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, तीनों के तीनों क्या है, संतुलन में है। इसलिए इस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को ही क्या बोलेंगे, त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन, वह बिंदु जहां पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव, गैस संतुलन में होती हैं। क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या परिभाषा हुई त्रिक बिंदु की, वह बिंदु जहां पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव और गैस संतुलन में होती हैं, क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु। तो इस वक्र में जो O पॉइंट है जहाँ तीनों वक्र मिल रहे हैं, इसका मतलब तीनों प्रावस्थाएं संतुलन में, तीनों से बचे हुई है O बिंदु के साथ, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे जैसे हिम रेखा पे Gs और Gl बराबर है, वाष्प रेखा पर Gl और Gb बराबर है, ऊर्ध्वपातन रेखा पर Gs और Gb बराबर है। अब O पॉइंट जो है उस पे तीनों के तीनों प्रावस्थाएं बैलेंस हैं, मिल रही हैं, तो O पॉइंट यानी कि त्रिक बिंदु पर क्या होगा, त्रिक बिंदु पर तीनों के मान बराबर होंगे, Gs बराबर Gl बराबर Gb। ठीक है, ठोस के लिए, द्रव के लिए और गैस के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जाओं के मान बराबर होंगे किस पर, त्रिक बिंदु पर। जैसे पानी के लिए एग्जांपल अपन बात करें, जल के लिए त्रिक बिंदु कब प्राप्त होता है, जल के लिए त्रिक बिंदु के लिए टेम्परेचर और प्रेशर के मान क्या है, मतलब किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पर जल का त्रिक बिंदु प्राप्त होता है। तो ताप T बराबर 273.19 केल्विन, समकक्ष लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 0.98 कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा अंतर है, 0 डिग्री तो लगभग 0 डिग्री में 273 केल्विन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 0.098 कह सकते हैं इसको, चाहे तो 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा। और दाब E बराबर 4.58 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। यानी 4.58 मिलीमीटर पारे का स्तंभ का जितना दाब होता है उतना दाब जल का हो और कितना टेम्परेचर हो, 273.19 केल्विन या 16 भी हो सकता है, इतना लगभग ये है। तो दाब का मतलब दाब का निकालते हैं रो GH से, रो घनत्व पारे घनत्व होता है 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, G का मान 9.8 और H का मान 4.58 मिलीमीटर यानी 10⁻³ तो ये जो मान आएगा इसके हिसाब से अपन दाब का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। 10⁻³ की वैल्यू जुदाई कट जाएगी तो गुणा कर लेना,
इतना दाब और इतना ताप जब जल का होता है, इतना ताप 273.16 केल्विन ताप और 4.58 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर दाब जब जल का होगा, तो उस पॉइंट पर, उस कंडीशन में, उस टेम्परेचर और प्रेशर पर ये चीज शर्त पूरी होगी, GS बराबर GL बराबर GB। तीनों प्रावस्थाओं के लिए प्रति अणु की ऊर्जा के मान बराबर होते हैं, यानी पदार्थ की या जल की तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव, गैस संतुलन में होंगी। इसलिए इसको जल का त्रिक बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको जल का त्रिक बिंदु कहेंगे। तो जल का त्रिक बिंदु समझ में आ गया है, जिसमें पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं संतुलन में होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, उसको कहते हैं क्या? जल का त्रिक बिंदु। समझिए? तो ये वक्र अपने को इस चीज को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसा वक्र केवल जल के लिए नहीं है, सभी के लिए आता है। और जरूरी नहीं है कि ये तीनों वक्र सबके लिए खींचे जा सके, क्योंकि सभी पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में नहीं बदलते। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, कपूर होता है, कपूर वो ठोस से गैस में बदल जाता आसानी से। हर एक पदार्थ बदलता, बर्फ की डायरेक्ट वाष्प नहीं बदलती है, कुछ मात्रा बदलती है मामूली सी। तो सबके लिए तीनों वक्र नहीं आते, लेकिन एक विशेष टेम्परेचर प्रेशर में तीनों पॉइंट यानी तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव, गैस संतुलन में अवश्य होंगी। कोई रेयर पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है ऐसा, वो ऐसा नहीं, बहुत सारे पॉइंट होते होंगे त्रिक बिंदु, ऐसा थोड़ी है। त्रिक बिंदु केवल एक यूनिक पॉइंट है, अद्वितीय बिंदु है। किसी एक विशेष प्रेशर और विशेष टेम्परेचर पर ही पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं संतुलन में हो सकती हैं, और उसी बिंदु को अपन क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है जल का, ये वक्र भी मैंने जल के लिए बनाया है। और जल का एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि जल को अपन, उसकी तीनों प्रावस्थाओं को अपन आसानी से पढ़े हैं, जानते हैं, समझते हैं। सबको देखा है हमने, बर्फ को देखा है, पानी को देखा है, उसकी भाप को देखा है, और उनको परिवर्तित होते हुए भी देखा है। किस तरह से उनका परिवर्तन होता है ये भी हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। बर्फ को पानी बनाना हो तो दो तरीके हैं, तो दाब बढ़ाओ, दबा दो बर्फ को, उससे पिघल के पानी बन जाएगी, या टेम्परेचर बढ़ाओ। तो दोनों ही चीज़ें हैं, दाब भी है और टेम्परेचर भी है। ऐसे ही पानी से वाष्प बनाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओ, उबाल दो, उसको गर्म करो, गैस स्टोव पर रखकर, चूल्हे पे रखकर ऊष्मा मिलेगी, ताप बढ़ेगा, वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प को वापस द्रव में बदलना हो तो दाब बढ़ा दो वाष्प पर, टेम्परेचर कम कर दो। वाष्प को दोबारा पानी बनाना हो, जैसे कभी देखा होगा तुमने, भगोनी में पानी गर्म हो रहा है और वाष्प ऊपर उठ रही है, ढक्कन से टकराई, ढक्कन पे जम जाती है पानी के रूप में, तो वो क्या? संघनन। वाष्प जब ऊपर टकराई, उस पर दाब बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि वो पानी से अलग है, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर हो गया तो कम हो गया, तो वो टेम्परेचर कम, दाब बढ़ गया, वापस से पानी बदल गई। और टेम्परेचर घटा दो पानी का, तो सॉलिड में बदल जाती है। तीनों तरह के परिवर्तन होते रहते हैं प्रकृति में। तो ऐसे वक्र सभी पदार्थों के लिए प्राप्त हो सकते हैं, और सबके लिए त्रिक बिंदु के मान भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया, त्रिक बिंदु केवल एक ही होता है एक पदार्थ के लिए। जैसे जल के लिए केवल इस टेम्परेचर प्रेशर का आएगा, ऐसे हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग त्रिक बिंदु होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर के होते हैं, लेकिन वो यूनिक होते हैं। ऐसे नहीं बहुत सारे त्रिक बिंदु पाए जाएंगे। तो सीधी सी बात है, तीनों वक्र एक ही बिंदु पे तो मिल रहे हैं, कॉमन एक ही तो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट एक ही होता है, तो 10 थोड़ी होते हैं। तो एक ही त्रिक बिंदु होता है जहाँ पे तीनों वक्र मिलते हो, या पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं संतुलन में प्राप्त होती हो, या ये कंडीशन हो GS बराबर GL बराबर GB, उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जल का त्रिक बिंदु है। तो ठीक है, आज का ये टॉपिक हो गया क्लोसियस प्लेटफॉर्म समीकरण में यहाँ से हमने डिस्कस किया, पहले का भी, अब का भी। अब इसके आगे अगला टॉपिक अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, अगला समझाएंगे। वाष्प दाब, टेम्परेचर,
और प्रेशर पर डिपेंड करता है वो भी किस तरह से वेरिएशन होता है। अगली क्लास में इसकी बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।